नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में कवर किया था रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज। जी हाँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो हमने सारा का सारा कवर कर लिया था, हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में समझा था। कुछ चीज़ें मैंने वो भी डिस्कस की थी जो बुक में नहीं थी बट समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर आपने वो सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो आई नो कि मेरे लेक्चर देखने के बाद यू आर बिट कॉन्फिडेंट कि आपको चैप्टर समझ आ चुका होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देख लिए थे, फॉर्मूलाज भी देख लिए थे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे हमने लिस्ट बनाई तो फिर से एक ग्लैंस रिवीजन कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब आपके फॉर्मूलाज दिमाग में फिक्स हो गए हैं। मैंने कहा था एटलीस्ट 3 टाइम्स फॉर्मूलाज को लिख देना बिना देखकर, तो आपके दिमाग से कभी जाएंगे नहीं वो फॉर्मूलाज। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोग उन्हीं फॉर्मूला का एप्लीकेशन करेंगे बेस्ड ऑन द सम्स एंड द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए। एक्सप्लेनेशन हो गया, सब हो गया, बट जब तक हम वो एप्लीकेशन नहीं करेंगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। ठीक है, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब एक साथ मिलके वो कितना वजन दिखाएंगे, 1 ग्राम का वजन दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोगों को पता है कि मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हम लोगों ने फॉर्मूलाज की शीट में लिख दिया था, पहले ये लिखा था। अब एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें किसके लिए, जो आपको 1 ग्राम का वजन दे। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो बेटा, हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन का जो मास दिया हुआ है वो केजी में दिया हुआ है और हमें पूछा गया है ग्राम में। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दैट मास, टोटल मास अगर हम देखें तो, ठीक है, टोटल मास इज इक्वल्स टू 1 ग्राम विच इज़ नथिंग बट 10⁻³ kg होगा। ठीक है, पता है ना, ये मतलब बहुत नॉर्मल है। 1/1000 कर लेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो गया, तो 1/1000 इज नथिंग बट 10⁻³ kg। ठीक है, मैंने बहुत सिंप्लीफिकेशन किया, हालांकि 11th में इसकी ज़रूरत होती नहीं है। ओके, तो अब हम सिंपल जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है, तो फिर 10⁻³ kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। चलिए तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू 10⁻³ ये यहाँ पे लेके आए हम लोग, डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻³ 31, ये क्या हो गया, x। ओके, चलिए तो 1/9.1 इंटू 10⁻³ प्लस 31। ठीक है, मैंने 10 के पावर को भी ऊपर ले लिया तो चेंज हो गया वो। ओके, क्या हो जाएगा, 1/9.1 इंटू 10⁻27। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ओके, अब डेसिमल को रिमूव कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 10/91 इंटू 10⁻27। ठीक है, डिवाइड कर लें इसको। चलो आ जाओ। अब जिनको कैलकुलेशंस आती हैं वो मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है। ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, कहाँ, अब फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, समझ आता है, बट वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं कैलकुलेशन भी दिखाती जाऊँ जितना मुझसे पॉसिबल हो, ताकि आपके कैलकुलेशंस के भी जो आइडियाज़ है वो क्लियर होते जाएँ। तो आइए 10 को हम 91 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं होगा, 0.01 ज़ा 91, कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट तो है ही, 0 नहीं लगेगा, 0। ठीक है, तो 91 इंटू 900, 900 के आसपास चाहिए। एक 7 का लगा के देखते हैं हम लोग। 7 9 ज़ा 63 होता है ना, 8 ज़ा होता है 72 और 9 9 ज़ा होता है 81। ओके, 9 9 9 ज़ा 81, 819। ठीक है, बाकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9100 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 0.109, तो 819 माइनस करेंगे 91। ठीक है, 18। ओके, पॉइंट लगा दिया और आ गया। ओके, अब 8 का
ठीक है, अब ज़्यादा हो गया, इतना तो ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा 0.1098 इंटू 10⁻27। अच्छा बच्चों, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई। 31 में से 3 जाएंगे 28 बचेगा ना, ठीक है। मैं सॉरी सिली मिस्टेक्स, ठीक है। ओके, अब हमें पता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स कि इस डेसिमल को आप यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.098 इंटू 10⁻27, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 ग्राम में होंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। कैलकुलेशन समझ आ गई ना। आई ट्राइड, मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई, अगेन आई एम सॉरी। माइनस में थोड़ा फटाफट हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, सो 10 1.098 इंटू 10⁻27 electrons will together weigh 1 ग्राम। ओके बच्चों, आई होप मैं क्लियर हो गई। चलो मैं इसको रब कर दूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके, आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास एंड द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैलकुलेट द मास एंड द चार्ज, मास निकालना है और चार्ज निकालना है किसका, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। चलो बच्चों देखो, अब हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना बच्चों। ओके, एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, सो देयरफॉर 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, मास कितना होगा वो पता चल जाएगा हम लोगों को। मास पूछा ना, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल में बेटा इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है, तो 6.00 वाले इलेक्ट्रॉन्स का वजन कितना होगा। बहुत इजी कैलकुलेशन दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लें और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻31 प्लस 23। हमेशा पहले ना 10 के जो पावर्स है ना उसको सॉल्व कर दिया करो, थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर डिवाइड मल्टीप्लाई वो तो हमें करने आता ही है। ओके चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, 31 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 31 में से 23 गया तो 8 बच जाएंगे, -8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो -8 बचेंगे ना, हाँ फिर से कैलकुलेशन गलती ना कर दूँ मैं, ठीक है। तो 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻8। ओके, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने आपको आता है ना, तो ये वाला आंसर मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। 54.86 इंटू 10⁻8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे, तो 5.486 इंटू 10⁻7 kg, ठीक है। तो ये हो गया 1 मोल का, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास। ओके, देखिए अभी डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना, वो करना, ये हमने सब फर्स्ट चैप्टर में किया था, तो आई होप कि आपको वो आना चाहिए। ओके चलिए, तो अब हम बात करते हैं चार्ज की। नाउ कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल, ठीक है। चलिए चार्ज देख लेते हैं हम लोग ना बेटा, आउच। ओके, नाउ देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। बेसिक चीज़ पता है हम लोगों को। ओके, अब हमें ये पूछ रहे हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा। अब 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, एक मोल में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। x इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, सो x इक्वल्स टू -1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻9 -23। ओके, सो ये मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ, +23। ओके, तो x इक्वल्स टू -1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻2। ओके, 23 में से 19 गए। ओके, तो कितना बचेगा हमारे पास, 4।
नाउ अब ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लाई आपको आता है, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा डिवाइड में प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही है, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, -9.647 इंटू 10⁴ कूलम चार्ज, ठीक है। तो इतना चार्ज जो है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, ठीक है बच्चा। क्लियर हो गया अच्छे से ना? ओके। मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि मुझे कैलकुलेशन शो करनी है तो मैं ज़रूर शो करूँगी। मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया कि वो तो मल्टीप्लाई करना है, वो तो आपको आता है, तो खामा मैं क्या टाइम वेस्ट करूँ उसके अंदर, ठीक है। डिवाइड मैंने आपको करके दिखा दिया था। चलिए अब पहले ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। 1 मोल हम मीथेन लेंगे तो उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हमें पता करना है। ओके चलो बहुत आसान है। देखो बेटा, अगर हम ये कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन CH4 कंटेन्स, अब देखो कार्बन का नंबर होता है 6, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे कितने हाइड्रोजन है 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। देखो तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ मीथेन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के। हाँ बेटा, ठीक है। 1 मोल मीथेन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके तो देखो अभी एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। सो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सो देयरफॉर 1 molecule of methane has 10 electrons, so therefore 6.022 into 10⁻23 molecules of methane contain how much electrons, ठीक है। so therefore number of electrons is equals to 10 into 6.022 into 10⁻23, ओके। यहाँ 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1, तो सेम बेस में प्लस हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 1 मोल ऑफ CH4 में। आया समझ में बेटा, इजीली हो गया ये, ठीक है, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने पूछा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, किस में बताने बाबा, बताने 1 मोल ऑफ मीथेन में। तो पहले मैंने ये देखा कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने होने चाहिए, ठीक है। एटम तो नहीं बोलेंगे ना, मॉलिक्यूल ही आया, मीथेन इज अ कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के हो गए। तो अगर एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स मीथेन के अवेलेबल होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इतने अवेलेबल होंगे। तो अगर एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आसान। चलो अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, आई मीन इसी का ही सब पार्ट है। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, अच्छा टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। फाइन, सो find the total number of neutrons and the total mass of neutrons in 7 मिलीग्राम of 14 कार्बन, ठीक है। तो आपको न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो भी निकालना है और उसका वजन कितना होगा वो भी निकालना है। किसमें 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन में। अच्छा बच्चों बहुत इजी है, कोई टेंशन मत लेना। देखो बच्चों, अब पहली बात तो हम लोग ये देखें कि एक 14 कार्बन में, ठीक है, कितने न्यूट्रॉन होते पहले पता चल रहे हैं हम लोगों को। तो अगर हम ये देखते हैं 1 एटम ऑफ 14 कार्बन कंटेन्स डैश न्यूट्रॉन्स। अभी हमें पता नहीं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। चलो अब हमें पता है कि ऊपर जो लिखा होता है वो मास होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कार्बन का हमें एटॉमिक नंबर पता है 6, ठीक है। तो वी नो कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब एक ही होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, अगर उससे देखें हम लोग, तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर कितना है बेटा, ऊपर जो दिया था वो हो गया 14, न्यूट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन कितना होगा 6। सो देयरफॉर न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 14 - 6, दैट इज कितने हो गए
8 न्यूट्रॉन्स, है ना बेटा। तो 8 न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ 14 कार्बन, ठीक है। 14 आइसोटोप जो कार्बन होता है, ओके, 14th आइसोटोप ऑफ कार्बन, तो उसके अंदर 8 न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स निकालो, किस में निकालें, इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन। तो हमें 7 मिलीग्राम में हमें निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टिचोमेट्री लगा देंगे हम लोग, ठीक है। सीखा हुआ है हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के अंदर, चैप्टर 1-2 जो भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, चैप्टर 1 में सीखा हुआ है। तो आइए अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 मिलीग्राम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपको गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है किसका, 14 कार्बन का दिया हुआ है 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम इज़ नथिंग बट 7/1000 ग्राम हो जाएगा बेटा, दैट इज़ 7 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है, ओके ना, ओके। एंड मोलार मास ऑफ 14 कार्बन कितना है, 14 ग्राम, ऊपर मास ही तो होता है, तो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 14 कार्बन में क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, दैट इज अवोगाड्रो नंबर। नाउ गिवन मास कितना है बेटा, 7 × 10⁻³ मोलार मास कितना है, 14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। सो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6.011, ठीक है। तो क्या हो गया, 3.011 इंटू 10⁻³ प्लस 23 कितना हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻20 क्या हो गया, 20 एटम्स ऑफ 14 कार्बन इन 7 मिलीग्राम, ठीक है, इसमें अवेलेबल है। अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स अवेलेबल है। अब एक एटम में, ठीक है, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है बेटा, 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे पता चल जाएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन is nothing but 3.011 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो क्या हो गया, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 880.24 इंटू 10⁻20। अब हमें पता है ना 10 के पावर से मल्टीप्लाई नहीं होता, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए तो क्या हो जाएगा, 2.4088 इंटू 10⁻20 1 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इतने न्यूट्रॉन्स आपको मिले, किस में मिले, इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन, ठीक है बच्चों, आया समझ में, ओके। ना देखो मैंने ना बहुत डिटेल में लिख लिख के समझाया है, ठीक है। आपको बट अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरा शॉर्ट में ही कर लेंगे, पर अगर मैं शॉर्ट में करूँ तो शायद कुछ बच्चों को फॉर्मूला दिमाग में नहीं हो, कुछ बच्चों को कन्वर्जन दिमाग में नहीं हो, तो इसके लिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में लिखूँ भी और समझाऊँ भी, ताकि कोई भी बच्चे के दिमाग से कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्टेटमेंट्स भी लिखती जा रही हूँ, ओके। नाउ अब क्या निकालना है, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास जो है वो इतना अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, इतने हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं कहाँ करूँ, आइए बच्चों यहाँ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ओके। सो नाउ ये बी पोर्शन, ठीक है, ये हमने किया ए पोर्शन, ओके। चलो टोटल मास, so now mass of one neutron is 1.675 into 10⁻⁻27 kg. So therefore total mass क्या हो जाएगा, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय, ये लिख देना है, ठीक है, 2.4088 इंटू 10⁻21, ठीक है, इंटू 10⁻21, ओके। चलिए तो 1.675 इंटू 2.4088 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं इसका डायरेक्ट यहाँ से लिख देती हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मैं उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी।
4.0347 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 6 kg। ओके, तो ये है कंप्लीट मास। आया समझ में बेटा? चलो, तो नाउ पहले इतना लिख दो, फिर अभी इस क्वेश्चन का एक और टॉपिक बाकी है। दिस इज फर्स्ट पोर्शन, सेकंड अभी थर्ड वाला बाकी है, तो इतना लिख दो, फिर हम उस पर चलते हैं। आइए बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का ही थर्ड पोर्शन, ठीक है, थर्ड पोर्शन। ओके, सेम ही है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें इसके पहले वाले में हमसे पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो चलो पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने प्रोटॉन होंगे वो देख लें हम लोग, ठीक है। चलो, सो नाउ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स, देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 7 प्रोटॉन। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, ऐसे 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्रोटॉन, अमोनिया NH3, ठीक है, तो 3 प्रोटॉन हो गए, तो कितना हो गया? टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए? 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 प्रोटॉन है। तो अभी हमें कितने में पूछा है? हमें पूछा है 34 मिलीग्राम में। तो नाउ गिवन मास आपको दिया हुआ है, गिवन मास इज इक्वल टू 34 मिलीग्राम, विच इज़ नथिंग बट 34 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। एंड मोलार मास निकालेंगे हम लोग अमोनिया का। मोलार मास ऑफ अमोनिया इज़ नथिंग बट, देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन कितना होता है? 14, ठीक है, 14, और 3, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऐसे 3 है तो कितना हो जाएगा? 3, तो दैट इज़ 17 ग्राम पर मोल, ठीक है, 17 ग्राम, ठीक है ना। ये अभी ये देखो, ये मोलार मास तो आपको फटाफट निकालने आ जाना चाहिए, हम लोग 9th से करते आते हैं, तो ये आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली अब हमने ये देख लिया और हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो नाउ अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए हमें नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स हमको निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया in 34 milligram is nothing but given mass upon molar mass multiply by 6.022 into 10⁻23, ठीक है। गिवन मास कितना है? 34 इंटू 10⁻³ मोलार मास 17 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। तो 17 का ही टेबल, 17 1 17 2 हो जाएगा, है ना, 17 1 17 2, ओके। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻³ और प्लस 23, डायरेक्टली लिख दूँ, -3 और प्लस 23, तो कितना बचेगा? 20, कितना बचेगा? 20, विच इज़ इक्वल्स टू 1.2044 इंटू 10⁻21, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ओके। अब इतने मॉलिक्यूल्स अमोनिया हैं। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 अवेलेबल है प्रोटॉन, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो यहाँ पर। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 1.2044 इंटू 10⁻21 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1.0244 इंटू 10⁻22 न्यू प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स निकालना है, प्रोटॉन्स, ओके, दैट्स इट। चलो, अब सेकंड का पूछा है, सेकंड पूछा है कि आपको टोटल मास निकालना है। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, ठीक है, तो अब आप ये चीज़ डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। ये आप, मुझे लगता नहीं मुझे करने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, फिर भी चलो थोड़ा हिंट दे देती हूँ, बाकी तो आप कंटिन्यू कर लेना। सो नाउ मास ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू, टोटल कितना है? 1.022 इंटू 10⁻22 मल्टीप्लाई बाय 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। चलो, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.0145 इंटू 10⁻22 - 27 कितना हो जाएगा? -5 kg, ठीक है। आंसर
ओके तो पहले वाला जैसा ही था, इसके लिए मेरे को लंबा खींचा नहीं, क्योंकि पहले में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया डिटेल में, तो आपको समझ आ चुका होगा कैसे करना है। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 2.3, ठीक है। नाउ हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ओके, कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है वो हमें निकालना है। एक काम कर लेते हैं, इसमें हम टेबल बना देते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन में टेबल फटाफट कर लेंगे ना हम लोग। ओके, तो जो पहला कॉलम रहेगा वो तो हम लोग न्यूक्लियाई के लिए लिख देंगे, उसके अंदर एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर, क्या पूछा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा ना। ओके ओके, नाउ ये हो गया हमारा न्यूक्लियाई। 13 कार्बन 6, ओके, 8 ऑक्सीजन 16, 12 Mg 24, 26 Fe 56, और क्या हो जाएगा, स्ट्रोंटियम कितना है 38, ठीक है, 38 स्ट्रोंटियम 88। ओके चलिए, इससे क्या विजुअलाइज भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा ना। अब इसके अंदर हम पहले लिख देते हैं मास नंबर, दैट इज़ A, फिर हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, दैट इज़ Z, ठीक है, फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, Z इज इक्वल्स टू P, ठीक है, जितना Z होगा प्रोटॉन भी उतना ही होगा, बहुत सीधी सी बात है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस P, ठीक है, मतलब मास नंबर से हम लोगों ने प्रोटॉन को माइनस कर लिया। चलो फटाफट करते जाते हैं अभी हम लोग। मास नंबर कितना है 13, एटॉमिक नंबर 6, तो ये भी 6 हो गया। ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 6, दैट इज 7। ओके, ये क्या है मास नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, ये भी 8 हो गया। 16 माइनस 8 इज 8। ओके, अब ये मास नंबर कितना है 24, ऊपर वाला मास नंबर होता है, पता है ना बच्चों, मतलब मुझे लग तो नहीं कि मैं फास्ट जा रही हूँ, ये वाला मास नंबर होता है ना, ठीक है, तो ये हो गया 24। एटॉमिक नंबर नीचे वाला 12, प्रोटॉन भी सेम रहेगा 12, न्यूट्रॉन में 24 माइनस 12, दैट इज 12। ओके, ये कितना है 56, 26 26, 56 में से 26 माइनस हो गया, कितना हो गया 30, ये आ जाओ, ठीक है। 88 मास नंबर, 38 एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन भी 38, और 88 में से 38 माइनस कर लेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 50 प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। डन, क्लियर हो गया, फटाफट चुटकियों में हो गया। तो मेरे को लगा नहीं कि इसके अंदर कुछ, अरे मतलब पपलू समय इसमें है ही क्या। ओके, तो चलो पहले इतना लिख दो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों स्टार्ट करते हैं 2.4, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राइट सिंबल्स फॉर द एटम गिवन Z, मतलब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एंड A मतलब कि मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है बेटा कि कोई भी एलिमेंट होता है वहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ठीक है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये फॉर्म दिया हुआ था और हमने इसको फाइंड किया था। अभी ये दिया हुआ है A और Z और हमें फॉर्म बताना है, तो बहुत आसान है। चलो फर्स्ट वाला क्या है, Z17, Z इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तो क्या लिख देंगे, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 35, हो गया सिंबल, ठीक है। ओके, फिर क्या है Z92, 92 मतलब यूरेनियम, यूरेनियम 92 और ऊपर हो जाएगा 233। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 92 और यहाँ पे 233 चलेगा, किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया होता है, टेंशन मत लेना। नाउ Z इज़ 4 नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम होता है, तो बेरिलियम ये हो गया 4 और ये हो गया 9, दैट्स इट, क्लियर आंसर। ओके, चलो क्या था, नहीं पपलू, इतना पपलू। ओके, अब आते हैं हम लोग 2.5 मतलब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ। ओके, येलो लाइट है और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। आई ऑलवेज प्रेफर कि जो दिया है ना पहले लिख दो तो क्लियर होगी क्या क्या अपने को चाहिए। येलो लाइट दी हुई है जिसके अंदर वेवलेंथ दिया हुआ है उसका 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब न्यू कैलकुलेट करना है, और वेव नंबर मतलब कि वी बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो
ना सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे हम लोग, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा, ठीक है। सी इज दैट इज मास, दैट इज स्पीड ऑफ द लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लेमडा में दिया 580 नैनोमीटर, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर, तो 580 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो 580 × 10⁻⁹ मीटर। ओके चलो, सो नाउ म्यू इज इक्वल्स टू, ओके, 3 × 10⁸ + 9, ठीक है ना, इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया, अपॉन 580, ओके, तो क्या हो जाएगा 3/580 × 10⁻17। ओके, नाउ इसको डिवाइड कर लें हम लोग, आ जाओ यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सो 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3 को डिवाइड करना है किसके साथ, 580 के साथ, 0.0 नहीं होगा, एक और ज़ीरो लगा दो, ठीक है, 300 फिर से नहीं होगा, एक और ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। नाउ 580 को देखो 30 है, 580 3 ज़ा करें 0, 3 8 ज़ा 24, 15 16 17 नहीं आने वाला, ठीक है। देखो 5 5 ज़ा 25 होता है और 5 6 ज़ा 30 होता है, तो आई थिंक 5 5 ज़ा हो जाना चाहिए, 0 5 8 ज़ा 40, 4 25 29, ठीक है। तो क्या होगा 5 ज़ा कितना आया 2900, माइनस कर लेते कितना बचेगा हमारे पास 001, ठीक है। फिर डेसिमल है, 0 लगा देंगे। ओके, अब कौन सा नंबर आएगा, देखो 1000 है, तो 580 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 11, ज़्यादा होगा 1 ज़ा करना होगा, 1 ज़ा 580, ठीक है, 0 9 1 2 4, ओके, पॉइंट है, एक और 0 लगा देते हैं हम लोग, 4200, 580 में 40 कब आएगा, 8 आएगा, तो 0 8, मतलब मैं आगे का नंबर देखती हूँ, ठीक है ना बेटा। जैसे ये 42 है और ये 5 है, तो 5 की टेबल में 42 के आसपास नंबर क्या है, तो 8 है, तो मैं वो दिमाग लगा के कर रही हूँ। तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 46 ज़्यादा हो गया, मतलब कि 7 ज़ा करना पड़ेगा, ठीक है, 7 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 35 + 5 40, 35 + 5 40, ठीक है, तो 7 ज़ा, खैर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आंसर मिल गया 0.00517, ठीक है, इंटू 10⁻17। ओके, अब डेसिमल को 3 प्लेसेस लेके आए आगे, तो 5.17 इंटू 10⁻17, सो -3, तो 5.17 इंटू 10⁻14, ओके, सेकंड इनवर्स, ये होता है हर्ट्स का। ओके, तो बेसिकली आपका आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइट इज़ 5.17 इंटू 10⁻14, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, डिवाइड क्लियर हो गया ना। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे जहाँ जहाँ लगे मैंने कैलकुलेशन बता दूंगी। जो बच्चे कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट है, दे कैन गो फॉरवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको तकलीफ होती है वो ज़रूर देखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, वेव नंबर निकालो, ठीक है, निकाल देते हैं। नाउ वेव नंबर वी बार, ठीक है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ। तो लैम्डा हमें दिया हुआ है 580 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, तो 1/580 इंटू 10⁹, ऊपर ले लिया मैंने इसको, तो पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स इसको डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया वैसे वो भी डिवाइड करना है। आ जाओ करके देख लेते हैं, क्या टेंशन है। तो 1 को हमें डिवाइड करना है 580 के साथ, 0.0, एक और 0 लगेगा, एक और 0 लगेगा, ठीक है, तो आ गया 1000 के आसपास। 1000 के आसपास हमारा कितना आ रहा था, 1 ज़ा ही था ना, ठीक है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 1 ज़ा। तो 580 कितना हो जाएगा, यहाँ पे किया हुआ हम लोगों ने 420 बचा था, ठीक है, फिर 0 लगाया, फिर देखो हमने करके रखा हुआ ये वाला 580 को 7 से, तो 4060, तो 7 लिख देती हूँ मैं, 4060041, ठीक है, एक और करेंगे हम लोग, तो 1400
580 को 1400 मतलब कि 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 हो जाता है ना बेटा, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो यही होगा 1611, ठीक है। तो बस इतना लीव कर लेते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो v बार कितना आया हमारा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.00172 इंटू 10⁹9, ठीक है, इंटू 10⁹9। ओके, सो v बार इक्वल्स टू, डेसिमल आगे ले लें, 1.72 1 2 3, ओके, इंटू 10⁹9 माइनस 3, तो v बार कितना हो गया 1.72 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स, ठीक है। मैंने सारे यूनिट्स लिखवाए थे बच्चों, जी हाँ, ओके, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्लियर हो गया, डिवीजन समझ आ चुका होगा, ठीक है। ओके, तो पहले इतना लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेट्स सी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। Find the energy of each of the photons which corresponds to the light frequency 3 into 10⁻15 hertz. Okay, which now find the energy of each photon, ठीक है, हमें एनर्जी निकालना है, corresponds to the frequency दिया हुआ है आपको। तो फर्स्ट पोर्शन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 into 10⁻15 hertz, ठीक है, और आपको इसमें निकालना है एनर्जी। ओके, फॉर्मूला से याद है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, यस, ठीक है, वही निकालना पड़ेगा। तो E इज इक्वल्स टू एच वी, ये वाला फॉर्मूला था, नॉट वी न्यू, सॉरी, ठीक है। तो H इज 6.626 इंटू 10⁻34 और आपको न्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻15, दैट्स इट। ओके, चलो, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी 9 10, तो 19.878 इंटू 10⁻34 प्लस 15, ठीक है, 34 में से 15 गया तो कितना बचा 9 10, तो क्या हो जाएगा -9 10। ओके, तो इतना एनर्जी बच गया। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इस डेसिमल को आगे लेके आओ, तो 1.9878 इंटू 10⁻, अब यहाँ पे आया तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो -9 10 क्या हो जाएगा -18 जूल, ओके, जूल, दैट्स इट। चलो, नाउ सेकंड, हैव वेवलेंथ। ओके, अगेन हमें एनर्जी निकालना है और आपको वेवलेंथ दिया हुआ है 0.50 एंगस्ट्रॉम, तो हमें पता है, ठीक है, 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर, है ना। फॉर्मूला में मैंने बताया था कि एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना हो तो 10⁻10 मीटर लिख देना। नाउ अब एनर्जी का फॉर्मूला तो यही है, E इज इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। ओके, अब न्यू इज़ अ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, C/λ लिख देते हैं। ओके, तो H इज़ 6.626 इंटू 10⁻34, C जो है वो 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है 0.5 इंटू 10⁻10, ठीक है। ओके, चलो, नाउ 6.626 इंटू 3 इंटू, अब देखो बच्चों, ये 0.5 दैट मीन्स 1/2, तो ये मैं 2 ऊपर ले लेती हूँ, बात समझ आई ना, ठीक है। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पे अगर मैं 1/2 लिखूँ तो ये 2 ऊपर ले सकते हैं ना अपन, तो हमने 2 ऊपर ले लिया, ठीक है, तो डायरेक्टली हो गया। अब बाकी सारे 10 के जो पावर्स है उसको प्लस माइनस कर दो, ये ऊपर जाएगा तो प्लस, तो एक ही लाइन में सब आ गया। तो 6.626 इंटू 3 2 सा क्या हो जाएगा 6, ओके, 34 में से 18 जाएगा, ठीक है, 34 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 10⁻16। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.626 को 6 के साथ, क्या हो जाएगा 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 12 प्लस 3 15, ओके, 6 36 37, 3 36 प्लस 3 39, क्या आंसर आया हमारे पास 39.756 इंटू 10⁻16, ओके, जूल। ओके, अभी भी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम आगे लेके आए तो क्या हो जाएगा 3.9756 इंटू 10⁻15। ओके, सो
फाइनली आपका एनर्जी आ गया। ये भी आंसर हो गया, ठीक है, जूल में, और ये भी आंसर हो गया, ठीक है। चलो, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दी तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैलकुलेशन को लेकर। आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ओके, आई मीन 2.7, सेवन्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ पर? एक कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। ओके, वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर निकालना है ऑफ लाइट हुज पीरियड इज, मतलब जिसका टाइम दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻10 सेकंड्स। ओके, चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकालना पसंद करूँगी क्योंकि मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर 1 फ्रीक्वेंसी निकालना है मेरे को, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 टाइम पीरियड t। तो 1/t मतलब कि 1/2 × 10⁻⁻10। ओके, तो 1/2 × 10⁻10 हो गया, इसको ऊपर ले लिया। तो 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है ना, तो 0.5 × 10⁻10 हर्ट्स या सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं, अब आप वाले निकालो लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा। क्या फॉर्मूला होगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू c/ν, ठीक है। तो क्या होता है? 3 × 10⁸ अपॉन न्यू कितना आया? 0.5 × 10⁻10। ओके, अब देखो फिर से बच्चों, देखो ये 0.5 है, ठीक है। तो मैं इसको 3 × 10⁸ अपॉन 0.5 को 1/2 लिख दूँ इंटू 10⁻10, तो ये 2 पर आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 10⁸ -10, इसको ऊपर ले लिया। 3 2 6, 6 × 10⁻2 क्या हो जाएगा? मीटर, है ना, वेवलेंथ है ना। ओके, मीटर। सो वेवलेंथ भी क्लियर हो गया। ओके, फ्रीक्वेंसी भी हो गया था, ब्लॉक कर दूँ ना। नाउ थर्ड क्या निकालना है? वेव नंबर। ओके, वेव नंबर आसान है ना समझ, पता है मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है कि बस फॉर्मूलास लर्न होने चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं है बेटा। तो 1/λ क्या है? 6 × 10⁻², दैट इज़ 1/6 × 10⁻2 ले लिया मैंने, ऊपर ले लिया। 1/6 को आप डिवाइड करोगे तो 16.66 आता है। डिवाइड ये तो आता होगा यार बच्चों। ओके, 0. क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 × 6, ठीक है, 4 0, फिर से क्या होगा? 6 × 36, ठीक है, फिर 4 0, फिर 6 × 36 चलता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? 0.0166 × 10⁻1, दैट इज़, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर लें तो 1.66 × 10⁻1 -1, ये माइनस हो जाएगा ना, दैट मीन्स 0। तो 1.66 10⁻0 इज़ 1, ठीक है। तो चला गया मीटर इनवर्स, ठीक है। लैम्डा का इनवर्स है ना ये, तो लैम्डा मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स। ओके, कई बार आपको 1.67 भी लिखा होगा, खैर वो चलता जा रहा है, वी नो इट्स रिकरिंग, तो चलता जाएगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हो उसके हिसाब से। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए, है ना। चलो पहले इतना लिख दो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कितने फोटोन्स जो हैं वो चाहिए होंगे, ठीक है, अगर आपको 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, आपको लैम्डा दिया हुआ है 4000 पिकोमीटर। नाउ पिकोमीटर इज 4000 × 10⁻12 मीटर, ठीक है। ओके, और एनर्जी कितना दिया हुआ है बच्चा? आपको 1 जूल दिया हुआ है। तो एनर्जी और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ओके, E इज इक्वल्स टू hc/λ। ओके, बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, ये एक फोटोन के लिए रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे? Nhc/λ। ओके, तो n हमें निकालना है,
चलिए, तो बेसिकली क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू NHC बाय लेमडा, तो मैं यहाँ पे E इंटू लेमडा अपॉन HC इक्वल्स टू N लिख दूँ, शफल कर लिया। ओके, तो N इक्वल्स टू E इज़ 1, H कितना लेमडा है, लेमडा क्या है 4000 इंटू 10⁻⁻12, H क्या है बच्चा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और C क्या है 3 इंटू 10⁸8। ओके, चलो, तो N इक्वल्स टू, पहले हम इसको सॉल्व कर लें, तो 4000 इंटू 10⁻12 अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 7 18 19, ठीक है, तो क्या हो गया 19.878 इंटू 34 में से 8 गया, कितना बचेगा 10⁻26। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो N इक्वल्स टू, नाउ 4000 को आपको डिवाइड करना है 19.878 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 प्लस 26, ठीक है, इसको डिवाइड कर ले। नाउ N इक्वल्स टू, ना बच्चों अगर मैं ये 3 को रिमूव कर दूँ डेसिमल, तो ऊपर 1000 3 और आ जाएंगे 0, तो 3 तो ऑलरेडी हैं और 3 और 0 आ गए, अपॉन क्या हो जाएगा 19878 इंटू 10⁻12 गया, 26 में से कितना बचेगा 14, ठीक है, तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सो N इक्वल्स टू, आ जाओ डिवाइड कर लें, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, ठीक है, तो 4 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 0 है ना अपने पास, किसे डिवाइड करना है 19878 से अपने को डिवाइड करना है। ओके, कितने हैं देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब इतना होना चाहिए, तो ये क्या है 40, ये क्या है 40 और यहाँ पे क्या है 19, ठीक है, आगे के नंबर क्या है 19, तो जैसे 19 2 होगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9878 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 16 15 17 19 3, ओके आ गया ना, तो 2 क्या हो जाएगा 3 9 7 5 6, समझ आया, देखो कैसे डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6, ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 नंबर देखे 1 2 3 4 5, तो ये 5 के हिसाब से पहले 2 नंबर 40 है और यहाँ पे 2 नंबर 19 है, तो 19 में ऐसा कोई टेबल जो 40 के नज़दीक हो तो 2 ही होता है, 19 2 38 होता है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मुझे ये आया, तो मैं 2 का टेबल लगा देती हूँ, 3 9 7 5 6, करो सब्ट्रैक्ट 3 9 9 9 1, ठीक है, 4 4 2 0 0 हो गया। चलो अब आगे नंबर उतार देते हैं हम लोग। ओके, अब ये तो कम पड़ेगा, एक और उतारना पड़ेगा, तो 0 लगाकर एक और उतार दिया, क्या आया 24, 19 2 38 और 19 1 ही लगेगा, ठीक है। ओके, तो अब क्लियर हो गया ना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया 201 इंटू 10⁻14, ठीक है। अब हमें पता है हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बच्चों, तो यहाँ पे डेसिमल नहीं तो डेसिमल यहाँ पे एज्यूम करेंगे, तो 2 प्लेसेस अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 2.01 इंटू 10⁻2 डेसिमल अंदर है तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा 16, ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो, ठीक है, वो हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर कैलकुलेशन समझ आई ना बेटा कैसे करनी है, ठीक है, ये कैलकुलेशन इस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। देखो कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो कैलसी अलाउ कर लेते हैं, जैसे मैं गुजरात बोर्ड से हूँ ना, मतलब गुजरात स्टेट से हूँ, तो हमारे स्टेट बोर्ड में ना कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, तो बच्चे उससे कर लेते हैं, तो अगर वो लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो सीधी सी बात है उनको लगेगा मैम क्यों कर रहे हैं इतना, ठीक है, कैलकुलेशन फटाफट से कर सकते हैं, बट जैसे CBSE NCERT है, CBSE है, ठीक है, IAC बोर्ड में भी कैलसी अलाउड है, CBSE में अलाउ नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेशन सिखाना ज़रूरी भी है। ओके, चलो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कहीं पे कुछ लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ऐसा कुछ लगे नहीं आपको। ओके, चलिए, नाउ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7 मीटर, तो यहाँ पे फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻7 मीटर,
स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है, फोटोन जो है वो स्ट्राइक हो रहा है मेटल की सरफेस पर, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब कि डब्ल्यू नॉट कितना दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। चलो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी निकालना, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, ओके। सो h का होता है 6.626 इंटू 10⁻34, c होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है 4 इंटू 10⁻7। अब बेसिकली hc की वैल्यू है ना, कई बार, ठीक है, बहुत सारे लोग ना लर्न ही कर लेते हैं और वो ठीक है कर भी सकते हो, क्योंकि हर बार hc आएगा तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू को अप्लाई कर लोगे ना, तो फिर भी आंसर ठीक ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमें पता है कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 19 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा ना, 8 आया, 8 फिर 6 7, ठीक है, 19.878 इंटू 10⁻34 में से 8 गए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26। तो ये वैल्यूज़ आप लर्न भी कर सकते हो। अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4 इंटू 10⁻7, ठीक है, डिवाइड कर ले तो 19.878 इंटू 10⁻26 प्लस 7 ये ऊपर की तरफ चला गया, डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। ये तो भी आसान है, 19.878 को 4 से डिवाइड करना, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 3, ठीक है, 3 पॉइंट, चलो यहाँ पे गया 38, 9 ज़ा 36, 2 7, 5 ज़ा होता है 20, ठीक है, और 6 ज़ा होता है 24, 6 ज़ा 24, 3 8, 9 ज़ा 36, तो कितना हो जाएगा 4.969 इंटू 10⁻², ओके, कितना बचा -19 जूल, ओके, ठीक है। चलो तो अब इसको तो मैं रब कर दूँ, इसको रब कर दूँ तो आगे लिखूँ ना मैं, माना कहाँ से स्पेस लाऊँ ना। ये हमें एनर्जी मिली बच्चों जूल में, बट आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, आपको बोला गया है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी देनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर लो। वी नो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है, तो बस सो 4.969 इंटू 10⁻19, इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 1.602 इंटू 10⁻19 के साथ, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बच गया बेटा 4.969 डिवाइड बाय 1.602। अब देखो बेटा डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल में 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स है, डेसिमल रिमूव कर लिया तो 4969 डिवाइडेड बाय 1602, ठीक है, तो आपको इसका आंसर जो है वो निकालना होगा। अब डिवाइड करना तो मेरे ख्याल से आपके लिए आसान है, अभी तो आप कर सकते हो, ठीक है, 4969 को आपको 1602 से डिवाइड करना है। अब आप देखो बेटा तो यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 16 है, 16 की टेबल में 49 के आसपास नंबर 16 3 ज़ा आता है, तो 3 ज़ा लगाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा 4806, तो 361, ओके, पॉइंट लगा दिया, नाउ 0। अब 16 1 ज़ा ही जाएगा, ठीक है, 16 1 ज़ा, तो बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया 3.1, एक और डेसिमल लेना है तो ले सकते हो, 1602 कितना हो जाएगा 28, तो एक और ज़ीरो लगा दिया तो पीछे दैट इज़ 0, ओके, तो 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, दैट्स इट आंसर, क्लियर, ओके। चलो अभी बेसिकली हम लोगों ने ये तो सिर्फ फर्स्ट पोर्शन किया है, क्वेश्चन 9 का सेकंड और थर्ड पोर्शन बाकी है, एंड आई डोंट हैव स्पेस, तो पहले इतना लिख दो, फिर ये वाला पोर्शन में रब कर लेती हूँ। अच्छा बच्चों अभी हम करते हैं सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, क्वेश्चन क्लियर है ना, ठीक है, कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का फोटोन आ रहा है, वो स्ट्राइक कर रहा है, तो एनर्जी कितना देगा वो है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए मतलब कितनी एनर्जी से वो निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था रिवीजन के दौरान, क्या था आपको याद होगा, h न्यू अपॉन h न्यू नॉट, ओके।
और मैंने ये बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहाँ पर, तो बेसिकली आपको डब्ल्यू नॉट दिया हुआ है 2.13, ओके, और एच वी मतलब एच न्यू। आप देखो बच्चों, एनर्जी है, एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा को हम लोग न्यू लिख सकते हैं। तो बेसिकली एच न्यू अपने को यहीं से मिल गया है एनर्जी, तो वही की वही वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो लिख देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आपको वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू कितना आया 3.10 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है 2.13 ऑफ वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी 3.10 में से 2.13 माइनस कर लेते हैं हम लोग। ओके, 0 1 कितना हो गया यहाँ पर 7 2 1 कितना हो जाएगा 9। ओके, तो 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन, क्लियर। चलो ये तो आसान था। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी निकालना है। अब बच्चों ये हम लोग ना जब दूध पीते थे, दूध वाले दांत थे, ठीक है, बचपन का प्यार हमारा, तब से हम लोग देख के आए हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अपने को मिली है 0.97 हाफ। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फोटोन इज द सेम, क्या है 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू v²। ओके, ना बच्चों अब जो पॉइंट सोचने वाली है वो ये है कि 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, और अपने को इसको जूल में लेना पड़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या कर लूँ मैं, 0.97 को 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई में लिख दूँ, तो ये सिंपल जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v²। चलो v को ये नहीं देते, बाकी सब कुछ यहाँ पे लेके आते हैं। तो 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये 2 ऊपर की तरफ आ गया, अपॉन में 9.1 इंटू 10⁻31 इक्वल्स टू v²। ओहो, ये कैलकुलेशन लंबी जाएगी। चलो पहले पावर्स देख लेते हैं। 0.97 इंटू 1.6 इंटू 2 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻19 प्लस 31 इक्वल्स टू क्या हो गया v²। मैं इसको रब कर दूँ, ये तो आपको समझ आ चुका है क्या करना है। ओके, चलो ना क्या हो जाएगा v² इक्वल्स टू, ओके पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1.6 इज 3.2, ठीक है, तो 0.97 इंटू 3.2 अपॉन 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 में से 9 10 गया तो 12, ठीक है। ओके, सो नाउ v² इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। कर लोगे सॉल्व, मैं डायरेक्टली लिख दूँ ना मैम ऐसे कैसे लिखोगे आप। ओके, देखो ये डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो इसका डेसिमल कट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 97 इंटू 32 अपॉन 91 मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कि क्या किया, देखो ये 0.97 है ना, तो इसका डेसिमल रिमूव करके नीचे 100 ले लिया, इन दोनों का पॉइंट के बाद मतलब 10 इन दोनों का आएगा तो डायरेक्टली कट कर लिया, ठीक है। अब इतना तो कर सकते हैं ना अपन, इंटू 10⁻12। चलो तो v² इक्वल्स टू 97 और 32 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3104 अपॉन 91 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 10⁻12, ठीक है। ओके, ना अब अगर हम लोग 3104 को 91 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ, स्पेस थोड़ी सी खाली है तो थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, आप समझ जाना, ठीक है। किसको डिवाइड करना है, 3104 को 91 के साथ। ओके, चलो अब 3 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, तो 300 के आसपास की बात हो रही है यहाँ पर। तो 91 3 कितना हो जाएगा 327, यही होगा ना, क्योंकि 91 4 ज़्यादा हो जाएगा, 9 4 36 होता है, ये 31 की बात है। तो 3 273, ओके, 0 1 कैरी 7 2 1 कैरी 3
फिर आया 4, ओके, अगेन यहाँ पे आएगा 4 ठीक है, 4 आ जाएगा तो 4 36, ठीक है, तो 364 0 1 पॉइंट लगा दो, 100 1 ही आएगा, ठीक है, 91 कितना बचेगा 9 0, एक और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा आ रहा है 34.1। और बच्चों देखो ये 0 2 0 और ये हटा दूँ मैं तो 10:10 नहीं बच जाएगा, कट कर सकते हैं ना, तो क्या आ गया इंटू 10:10, ओके। तो v इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 34.1 इंटू 10:10। तो देखो 10:10 जो है उसका 10:5 हो जाएगा। अब 34.1 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, किसका 34.1 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू ओके 34.1 का स्क्वायर रूट। आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फिर से कैलकुलेशन, स्पेस थोड़ी सी कम है। देखो अगर आपने 8th स्टैंडर्ड बड़े अच्छे से किया होगा ना तो ये वाली चीज़ आपको आ जाएगी, सीधी सी बात है। नाउ 34.1 का स्क्वायर रूट, नाउ 34 है, देखो 34 है ना, तो इसके नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कम में, तो 5 होगा, क्योंकि 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 लगा दिया, कितना बचेगा यहाँ पर 9, ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, ऊपर 1 आ गया। अब देखो आपने जो नंबर लिया ना बेटा उसी को ही इसके साथ प्लस कर लो, तो कितना हो जाएगा 10 आ गया। अब देखो बेटा पॉइंट के बाद ना बेसिकली हम लोग 0 यहाँ पे अज्यूम कर, क्योंकि हमारा डिवीजन आगे और होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को ना 2 नंबर नीचे उतारने होते हैं, ठीक है, 2 नंबर इकट्ठे नीचे उतारने होते हैं। तो इसके लिए 34 में से 25 गया तो 9, ओके, फिर ये 2 नंबर उतारने होते हैं, याद करना 2 नंबर नीचे उतारने, तो हमने 0 अज्यूम कर लिया है। तो 5 + 5 10, अब यहाँ पे एक नंबर आप ले लो, ठीक है। अब ऐसा नंबर आपको यहाँ पे लेना है जो मल्टीप्लाई भी सेम करोगे आंसर आएगा। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 7 लेती हूँ तो 7 7 = 49, ठीक है, तो कितना हो गया 749, बहुत कम हो गया। चलो 108 ले लेती हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 8 8 = 64, 6 8 64 और 9 कर लूँ तो कितना हो जाएगा 81, 9 81 ज़्यादा हो गया, तो 8 8 = 64, ठीक है, तो 864। ओके, अब ज़्यादा मैं नहीं लेने वाली, तो यहाँ पे v क्या हो गया, v आया 5.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। समझ में आई बेटा, कैलकुलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने v निकाल दिया। ये कुछ चीज़ें जो हम 8th 9th में करते आते थे, ठीक है, दीज आर नथिंग मतलब बेसिक मैथ्स, ठीक है, ये तो बेसिक मैथ्स होता है। तो इसके लिए आपको 8 9 में ये सब चीज़ें करवाई जाती है, स्पेशली 8th स्टैंडर्ड के अंदर आपको स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, कैलकुलेशंस करना, ये सब 8th स्टैंडर्ड में आपको फॉर्मूलाज के थ्रू पूरा सिखाया जाता था। तो वही चीज़ें बस काम आनी है और कुछ नहीं। तो फिर भी मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है, बेसिक के थ्रू या मैंने आपको थोड़ा बता दिया, तो आप वो चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो पहले आप इतना लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.9 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2.10 की ओर।